मैं बबीता भास्कर। मैं सुपर 10 में बाल विकास से स्टार्ट की हूँ। आज उसका दूसरा क्लास है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान का दूसरा पार्ट है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग है हमारी। इसके अंतर्गत जो है आज पढ़ेंगे हम। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, ये जानते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्ययन में बालकों के व्यवहार, अभिरुचि, स्थितियों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बालकों के विकास को आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जो कि निम्न है। पहला है हमारा आनुवांशिक कारक या वंशानुक्रम। आनुवांशिक या वंशानुक्रम गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहते हैं या कहलाती है। इसके माध्यम से बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण होता है। अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मज होते हैं, जो दो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट लक्षण दिखाई देने के लिए प्रखर जीन होता है, किसी व्यक्ति में जो है विशिष्ट गुण जो दिखाने का काम करता है, वो प्रखर जीन जिम्मेदार होता है, जो बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। बालक को अपने माता पिता से स्थानांतरण के रूप में प्रखर जीन जिम्मेदार होता है, जो विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। जब दो लक्षण दो व्यक्तियों में समान दिखाई देते हैं तो वे समलक्षणी कहलाते हैं। बच्चों की महानता का कारण उनका वंशानुक्रम ही होता है। बच्चों का जो महान कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो विशेष होता है, उसको जो है वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है। वंशानुक्रम माता पिता से स्थानांतरण के रूप में जो है कुछ न कुछ गुण जो है बच्चों में माता पिता से जो जाते हैं गुण बच्चों में, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। तो बच्चों की महानता का कारण उनका वंशानुक्रम ही होता है। इसके आगे वाली हेडिंग जो है हम पढ़ेंगे वो है वातावरण का प्रभाव। वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। पहली हेडिंग जो है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रेंच बॉन्स का मत है ये। वो उनका क्या कहना है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है, ये कहना है फ्रेंच बॉन्स का। और दूसरी हेडिंग हमारी है जो मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव जो है हमारी दूसरी हेडिंग। गॉर्डन एक वैज्ञानिक है। गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उन्होंने यह मत नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों के ऊपर अध्ययन करके साबित किया था या बताया था या सिद्ध किया था। तीसरी हेडिंग हमारी है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लार्क एक वैज्ञानिक है। क्लार्क का कहना है या मत है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उन्होंने यह मत अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा ले करके सिद्ध किया है। कौन सिद्ध किया? क्लार्क का कहना है। उन्होंने यह मत अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा ले करके सिद्ध किया है। और चौथी हेडिंग है हमारी बुद्धि पर प्रभाव। इस वैज्ञानिक जो है ये कैंडोल का मत है। कैंडोल वैज्ञानिक जो है इनका मत है या इनका कहना है कि बुद्धि के विकास में
बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उन्होंने इसे 552 विद्वानों का बौद्धिक अध्ययन करके सिद्ध किया है। कौन सिद्ध किया है? कैंडोल का मत है, कैंडोल का कहना है उन्होंने यह 552 विद्वानों का बौद्धिक अध्ययन करके सिद्ध किया है। 5वीं हेडिंग हमारी जो है व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले का मत है, कूले एक वैज्ञानिक है, इनका मत है जो है कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। कूले ने यह सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रह करके व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। और वहीं हमारे 6वीं हेडिंग है बालक का बहुमुखी प्रभाव। वातावरण के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। वातावरण जो है हमारा सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि कौन किए थे? एवरान। इसकी पुष्टि जो बताए हैं, पुष्टि करके इसकी पुष्टि करके जो बताए हैं वो उस बालक पर बताएं जो एवरान के जंगली बालक के ऊपर उदाहरण देकर बताए हैं या उदाहरण से की गई है। अगली हेडिंग में हमारी आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला पॉइंट, वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। अतः शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। चौथा, वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। वातावरण और वंशानुक्रम को समझना आवश्यक है। जब वंशानुक्रम और वातावरण को समझेंगे तभी बालक को समझ पाएंगे, ऐसा कहना है इस लाइन में। और चौथा पॉइंट जो हमारा, बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा वृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। और पांचवा, आनुवंशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। और हमारी अगली हेडिंग है जो समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। इसका मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करना है। और सामाजीकरण से आशय केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना है, अनुकरण करना ही नहीं वरन बल्कि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखना भी होता है। मानव की प्रत्येक अवस्था जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि में समाजीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। और समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में परिवार, शिक्षक, समुदाय, पड़ोस, स्कूल, खेल, धर्म आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बालकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक तथा अन्य विकास में समाजीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरक का काम करती है। समाजीकरण में प्राथमिक सामाजीकरण तथा द्वितीय अथवा गौण सामाजीकरण
दोनों सहायक होते हैं। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का काम करती है और सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। तो हमारे अगली हेडिंग है जो सामाजिकरण की अवस्थाएं। सामाजिकरण की अवस्थाओं अंतर्गत हम देखेंगे अध्ययन के दृष्टिकोण से सामाजिकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। शैशव काल या शैशवावस्था, शैशव काल या शैशवावस्था जो भी कहें हम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इन प्लस फैरी। इन का मतलब है नहीं, फैरी का मतलब है बोल पाना, नहीं बोल पाना। जो शैशवावस्था के बच्चे जब छोटे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हुए किसी को बुला नहीं पाते हैं। इसलिए इस शब्द का, इन्हीं शब्दों से ये शब्द बना अर्थ निकला है। इन से नहीं और फैरी से बोल पाना, मतलब छोटे बच्चे नहीं बोल पाते हैं शैशव काल में। देखते हैं आगे। शैशवावस्था शब्द का अंग्रेजी शब्द के इनफेंसी शब्द का समानार्थक है। शैशवावस्था शब्द जो है इनफेंसी शब्द का समानार्थक शब्द है, जो लैटिन भाषा के इन प्लस फैरी दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लैटिन भाषा के इन प्लस फैरी से मिलकर बना है, मतलब नहीं है फैरी मतलब बोल पाना। ये शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है ना बोल पाना। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का मानते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था सिर्फ 2 वर्ष का होता है, वो 2 वर्ष का ही मानते हैं। पहले वैज्ञानिक का जो है देखते हैं पहले वैज्ञानिक का क्या कहना है। हर्लाक वैज्ञानिक जो थे उनका क्या कहना है शैशवावस्था काल के बारे में। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, जिसे हम खिलौनों की उम्र के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा है शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक ही चलता है इनके मानने के हिसाब से, और इन्होंने उस उम्र को जो है खिलौने की उम्र के नाम से दर्शाया है या खिलौने की उम्र कहा है। और दूसरा है प्रोफेसर वेलेंटाइन का मानना क्या है शैशवावस्था के बारे में। वेलेंटाइन साहब कहते हैं शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। वहीं वाटसन जी का क्या कहना है, शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। इनका कहना है कि शैशवावस्था में जितनी तीव्र गति से बच्चे सीखते हैं, हर अवस्थाओं से ज़्यादा तीव्र गति से शैशवावस्था में सीख सकते हैं। वहीं गैसल साहब का क्या कहना है, शुरुआत के 6 वर्षों में बालक उसकी 12 वर्ष की उम्र का दुगना सीख लेता है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। इनका कहना 3 से 5 साल के बीच के 5 साल तक जो बालक होते हैं वो अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। क्रो साहब का क्या कहना है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है इनका। ये क्वेश्चन के रूप में भी काफ़ी जो है इनका पूछा गया है। तो रूसो के अनुसार जो है बालक के हाथ, पैर, नेत्र आदि उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। उनका सोचना, याद करना या चिंतन करना इन्हीं के द्वारा होता है। रूसो जी कहते हैं बालक के हाथ, पैर, नाक आदि जो शिक्षक होते हैं वो शुरुआती शिक्षक बालक के वही होते हैं। उनके जो है ज्ञानेंद्रिय जितनी होती है वो शुरुआती शिक्षक होते हैं छोटे बच्चे की या छोटे बालक की। उनका सोचना, याद करना या चिंतन करना इन्हीं के द्वारा निर्भर होता है। वहीं स्टाइनिस साहब क्या कहते हैं, शुरुआती 2
शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास या आधारशिला करता है या कर लेता है। न्यूमैन जी कहते हैं, शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील अवस्था होती है। शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था अत्यंत मन मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील की अवस्था होती है, यानी कि 5 वर्ष की जब अवस्था होती है उसमें बच्चा कुछ भी सीखना चाहे तो अत्यधिक और बहुत ही जल्द ही सीख लेता है किसी भी टॉपिक को या किसी भी बात को। जो भी कुछ सीखने की गति जो है बहुत तीव्र होती है। और फ्रायड जी का कहना है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है शुरुआती के जन्म के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्रायड जी कहते हैं, जब बच्चों को कुछ भी बनना होता है वह इसमें शुरुआती के 4-5 वर्षों में ही ये निर्धारित होता है कि बच्चा क्या बनेगा या बनना चाहता है। एडलर के अनुसार जो है, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन स्थान कहाँ है। और रास के अनुसार क्या कहना है, शिशु कल्पना का नायक है जिसका अच्छी तरह से निर्देशन किया जाना चाहिए। रास जी कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक हो, किसी भी एंगल से किसी भी लाइन में कुछ भी कल्पना कर सकता है। अगर उसे सही दिशा निर्देशन दिया जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है अपनी लाइफ में। गुड एनफ का कहना है, संपूर्ण जीवन की मानसिक विकास का आधार शुरुआती के सिर्फ 3 वर्षों में हो जाता है। बच्चों के स्वभाव, बुद्धि, मानसिक शांति आदि उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर अब हमारी अगली हेडिंग जो है वो है बुद्धि पर प्रभाव के अंतर्गत जो है हमारी बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जब बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होगा तो सीखने की गति भी, स्पीड भी उस हिसाब से होगी। चाहे जब बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेता है तो उस हिसाब से मानसिक विकास भी उसका बहुत तेज़ी से जो होने लगता है। तो बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बालक की बुद्धि पर निर्भर करता है को परिवार में, समाज में, लोगों में किस प्रकार को अपने आप को समायोजित करता है या रहन सहन में ढालता है। उसी चीज़ को जो है संवेगात्मक क्षमता का विकास या स्थानांतरण सब कुछ जो है उसी में जुड़ा है। तो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है बालक की मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। संवेगात्मक विकास होता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों भावों का विकास होता है वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक तथा भाषा संबंधी विकास को उसी तरह से प्रभावित करता है। अगली हेडिंग है हमारी वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक भी बालक के जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं हम वातावरण का बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू जैसे भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वो है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक जो है वातावरण भी बच्चों के जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। देखते हैं वातावरण का बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू जैसे भौगोलिक हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वातावरण के रूप में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारक आदि मिलकर व्यक्ति या बालकों के विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव जो कि निम्न है देखते हैं। तो वो है हमारा अगली हेडिंग जो है हमारी शैशवावस्था के कुछ नाम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो मैंने सोचा कि जो है कुछ पॉइंट रख देते हैं, आप लोगों को जो है बता देते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको बता देते हैं। पेपर में अच्छा रहेगा, आप लोग याद करने में उसको तो काफ़ी अच्छा रहेगा ताकि पेपर में आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। तो पहला पॉइंट जो है खिलौनों की उम्र। इस शैशवावस्था के कुछ नाम पढ़ने जा रहे हैं कि शैशवावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है या किस किस
नाम से शैशवावस्था को हम कहते हैं, जानते हैं। तो पहला जो है वो खिलौने की उम्र, शैशवावस्था को खिलौने की उम्र के नाम से भी जाना जाता है। जीवन की आधारशिला, नर्सरी एज, यौन प्री स्कूल की उम्र, सीखने का अनोखा काल, प्रिय लगने की उम्र, मनमौजी उम्र, समायोजक की उम्र, खतरनाक या नाजुक उम्र, पर निर्भरता की उम्र, आदतों संस्कारों के निर्माण की आयु, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, शारीरिक विकास का स्वर्गकाल। ये हो गया हमारा शैशवावस्था की विस्तार। अब इधर जो लिखे हैं वो है शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं जो कि आप देखने जा रहे हैं। अब देखिए, ये है पहला पॉइंट हमारा, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब है जन्मजात व्यवहार, जैसे हंसना, रोना, पैर पटकना। जब बच्चा छोटा होता है तो ये प्राकृतिक के तौर पर उसको जो है ये सब मिला रहता है पहले से ही। ये सब जन्मजात के तौर पर ही उसको जो है नागरिक प्रकृति को मिला रहता है। जैसे ये सब क्रियाएँ, तो हंसना हो गया, रोना हो गया, पैर पटकना हो गया, तो ये सब जैसे उसके आगे प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। हमारा दूसरा पॉइंट है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म स्वप्रेम। नार्सिसिज्म स्वप्रेम किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। नार्सिसिज्म स्वप्रेम फ्रायड ने कहा है। बच्चे प्रवृत्ति से स्वार्थी होते हैं। बच्चे प्रवृत्ति से स्वार्थी, जैसे छोटा बच्चा है, अभी उसको टॉफी दे दो या कुछ भी चॉकलेट दे दो या मीठा में मिठाई में कुछ दे दो, मिठाई दे दो और कहते हो मुझे भी थोड़ा दे दो बेटा, तो नहीं देगा। इसीलिए फ्रायड ने बच्चे को प्रवृत्ति से स्वार्थी कहा है। और तीसरी हेडिंग हमारी जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि ओडिपस ग्रंथि या समलिंगी ईर्ष्या। ये जो है 2 से 3 वर्ष की अवस्था में जो है होता है। अच्छा, धर्म क्या, पहले इसको देखते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से बच्ची शिशु को, जो यहाँ पर हमने धर्म लिखा है, अभी बताते हैं इसको। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है बच्ची शिशु को ऐसा लगता है कि पिता मुझसे प्रेम करते हैं लेकिन माता मुझसे प्रेम नहीं करती। ये बच्ची को भ्रम होता है। और बच्चा शिशु को ओडिपस ग्रंथि में क्या होता है? बच्चा शिशु को लगता है कि माता मुझसे प्रेम करती है लेकिन पिता मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। ये बालक को भ्रम होता है, इसलिए इसको भ्रम भी कहा जाता है। भ्रम की अवस्था बताया है, 2 से 3 वर्ष की अवस्था जो है भ्रम की अवस्था कहलाती है। ये बच्चों में जो है एक दूसरे के प्रति समलिंगी ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जो है माता या पिता, बच्ची या बच्चा में ऐसा जो है भ्रम होता है कि माता मुझसे प्रेम करती है, पिता नहीं करते, और पिता मुझसे प्रेम करते हैं, माता नहीं करते। ये बच्चे में जो है भ्रम पैदा होता है। और चौथी हेडिंग जो है हमारी शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे तेज, मस्तिष्क का विकास लगभग 90% हो जाता है। शैशवावस्था में लगभग शैशवावस्था में जो चौथी पॉइंट है वो शारीरिक विकास सबसे तेज होता है और मस्तिष्क का विकास लगभग 90% हो जाता है या 90% होता है। और पांचवी हेडिंग हमारी जो है अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति, जैसे हम बच्चे को माँ, पा, सा या ना आदि आदि कुछ भी अगर बोलेंगे हम ऐसे उच्चारण में छोटे छोटे जो है मात्रा में, जैसे माँ हो गया, पा, वा, ना हो गया आदि कुछ भी अगर छोटे छोटे वर्ड अगर हम बोलेंगे तो उसी चीज़ को जो दोहराने की प्रक्रिया करता है उसी को अनुकरण कहते हैं। दोहराता है, उसे सीखता है धीरे धीरे वाला, उसको याद कर लेगा, अनुकरण कर लेगा, इसी चीज़ को अनुकरण की प्रवृत्ति कहते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति जैसे हो गया ताली बजाना हो गया या किसी को बुलाना हो गया। बड़े लोग अगर किसी बच्चे को या किसी को बुलाते हैं तो वो भी, छोटा बच्चा है वो भी सुनता है तो वैसे वो भी बुलाया जाता है। इसको कहते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। और दूसरे शिशु में
जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे उन्हें बुलाते हैं कि चलो साथ में खेलते हैं। छोटे शिशु से संकेत भाषण बातचीत करना, जैसे संकेत भाषण बातचीत करना, जैसे मेरे पास फुटबॉल है तो ऐसे इशारा करते हैं जैसे दूसरे बच्चे छोटे अपने लेवल के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो इशारा करते हैं चलो बाहर खेलते हैं। तो इसको कहते हैं कि जो है छोटे शिशु से संकेत भाषा में बातचीत करना, खेलने के लिए कहना, जैसे बिना बोल पाना तो ऐसे इशारा कर देना, तो उसको कहते हैं छोटे शिशु से संकेत भाषा में बात करना। बड़े भाई बहनों से ईर्ष्या या झगड़ा करना, जैसे शिशुअवस्था के जो बालक होते हैं, जैसे कोई भी भाई या बहन, जैसे माँ बैठी माँ की गोद में अगर कोई जाकर लेट जाता है, सब बच्चे भाई हो या बहन हो, शिशुअवस्था के जो बच्ची हैं या बच्चे हैं, उनसे बड़े जो है भाई बहन अगर उनके हैं, अगर वो जाकर माँ की गोद में लेट जाते हैं तो वो चिल्लाने लगता है, जाकर तुरंत जो है वहाँ पर खुद लेटने का प्रयास करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाई बहनों से ईर्ष्या या झगड़ा करने लगता है। और नवी हमारी जो है झूठ बोलने की आदत। मैं जैसा कि बच्चे को कहूँ कि आपने जो है बाजार में गए थे, मम्मी के साथ बाजार गए थे, तो किस चीज़ से गए थे, किस पर बैठ कर गए थे, तो बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ कर गया था, या कुछ भी जिस सवारी से जाएगा तो उसको बहुत बड़ी या कुछ भी बताएगा, वैसा ही बताएगा, कुछ सटीक नहीं बता पाएगा। जैसे अभी कहो कि मैं बहुत, जैसे अभी कहो कि मामा के घर गए थे आप, तो किस चीज़ से गए थे, बैठ कर किस चीज़ में बैठ कर गए थे, तो कहेगा मैं बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ कर गया था, मामा के घर बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ कर गया था। तो इसको कहते हैं झूठ बोलने की आदत। क्षणिक मित्रता, मित्र से खिलौने के लिए झगड़ा, फिर उसी के साथ खेलना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपस में खेलते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर आपस में खेलने लगते हैं, इसीलिए क्षणिक मित्रता। बहुत थोड़े समय के लिए उनकी झगड़ा होता है, फिर खेलते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, इसीलिए उसको क्षणिक मित्रता कहते हैं। और पर निर्भरता, बालक जो शिशुअवस्था का बालक जब छोटा होता है तो वो जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे उसको खाना खिलाना हो गया, दूध पिलाना हो गया, नहलाना हो गया, और कपड़ा पहनाना हो गया, आदि क्रियाएँ जो है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि खुद छोटा रहता है, खुद तो कर नहीं सकता। और 12वीं जो है नैतिकता का अभाव, बिना सोचे किसी को डंडे मार देना। जैसे अभी बिना सोचे किसी को डंडे मार देना, किसी भी क्रिया को बिना सोचे समझे कर देना, उसी में नैतिकता का अभाव कहते हैं। जैसे किसी को अभी खड़ा है, डंडा लिया है बालक, किसी को भी वैसे मार देता है, या किसी की भी वस्तु कहीं रखी है उसको ले आता है, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है नैतिकता का अभाव रहता है, क्योंकि शिशुअवस्था का बालक छोटा होता है, इसलिए उसमें नैतिकता का अभाव होता है। अभियोगनीयता जो होती है वो शुरुआती बिंदु पर ना लौट पाना। ये जो है शुरुआती बिंदु पर ना लौट पाना, ये जो है किसने कहा है, ये जीन पियाजे का कहना है, वैज्ञानिक जीन पियाजे का कहना है कि शुरुआती बिंदु पर ना लौट पाना अवियोनियता कहलाता है। जैसे अभी बच्चे से कहो, जैसे यहाँ पर अभी बच्चे से कर दो 4 और 2 प्लस करना है, कितना हो गया, 6 हो गया। और वहीं कह दो अभी बच्चे से कि जो है 2 और 4 प्लस करो तो भी बता देगा 6, और वहीं कह दो अभी 5 और 1 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, तो बच्चा उसी चीज़ को नहीं बता पाएगा, तो बच्चा उसी चीज़ को जो है नहीं बता पाएगा। या 2 4 कर दो तभी, जैसे इस चीज़ को हम करना चाहते हैं कि जैसे अभी बालक से कह दो कि 4 और 2 कितना होगा, तभी 6 वो बता लेगा। अभी कह दो कि 2 और 4 कितना हो गया, तो फिर नहीं बता पाएगा कि 6 होगा कि कितना होगा, उसी में कन्फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए जो है अवियोनियता इसको कहते हैं कि शुरुआती बिंदु पर ना लौट पाना। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो गया बताए, अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको प्रॉब्लम होती है, इसी चीज़ को अवियोनियता कहते हैं। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु का अस्तित्व ओझल होने पर भी
बना रहता है। जैसे किसी वस्तु को अगर हम बालक को दिखा देते हैं और उस वस्तु को जो है वहाँ से दिखाने के बाद हटा देते हैं, तभी वो चीज़ उसके दिमाग में चलता रहता है कि वो वस्तु हमारे सामने नहीं है, हमारी है, हमारे पास नहीं है। वो चीज़ उसके निगाह में, उसके दिमाग में उसका चित्र जो है बना रहता है। इसीलिए कहते हैं जो है वस्तु का अस्तित्व ओझल होने पर भी बना रहता है बच्चों के दिमाग में। संरक्षण का अभाव क्या कहता है? आकृति में बदलाव होने पर आकृति भूल जाना। जैसे अभी बालक को हम यहाँ पर आम बनाना सिखाएं और इसी चीज़ को अगर मिटा दें तो बालक भूल जाएगा कि क्या चीज़ वो बनाते हैं। इसी चीज़ को आकृति में बदलाव होने पर, जैसे आकृति हम यहाँ पर ये चीज़ गोला बनाएंगे, आकृति हो गया हमारा, और इसी में अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो बदलाव होने पर आकृति भूल जाता है। जैसे पहली आकृति हमारी ये हो गई, दूसरी आकृति हमारी ये हो गई। अब वो बच्चा समझेगा कि आकृति ऐसी थी तो ऐसी कैसे हो गई, इसी चीज़ को भूल जाता है। आकृति में बदलाव होने पर आकृति भूल जाता है। अब पहली आकृति जब हम ये बनवाए थे, बताए थे बच्चे को बनाना, अब दूसरी आकृति अगर हम ऐसे बना देते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि हमारी पहली आकृति कैसे बनी थी, या पहला जो चित्र बनाया था हमने आपको बनाना सिखाया तो वो कैसा था। तो बच्चा भूल जाएगा कि ये चीज़ किनारे वाला ही सिर्फ था, ये चीज़ नहीं था। वो समझ नहीं पाएगा, वो समझेगा कि ये दूसरा है और वो दूसरा था। इस चीज़ को भूल जाएगा, इस चीज़ को पढ़ने को याद रखिएगा। आकृति के बदलाव होने पर आकृति भूल जाना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। जैसे अभी मम्मी कुछ बना रही हो किचन में या कुछ भी नहीं हो तो बच्चा आके पूछता है ये क्या है मम्मी, वो क्या है। जैसे अभी कुछ भी खाने वाली वस्तु या कुछ भी वस्तु रख लो आप, तो उसके बारे में बहुत जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। बच्चे पूछताछ कर लेते हैं इस अवस्था में, तो बहुत जल्दी पूछताछ करते हैं। जैसे ये क्या है, वो क्या है, पापा ये क्या लेकर आए हो, वो क्या रखी हुई है, इसी चीज़ पर जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है। बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि खुद से निर्भर होता है। जब स्कूल जैसे विद्यालय गया बच्चा, वो समझता है सभी बच्चों के साथ में बैठकर उसको पढ़ना पड़ता है, तो वो अपने आप को निर्भर समझता है कि मैं अपने आप पर निर्भर हूँ, मैं कुछ भी करूँ, स्कूल में कुछ भी कर सकता हूँ, नए नए फ्रेंड बना सकता हूँ, किसी के साथ भी लंच कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता है। इसलिए ये काल जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है। खुद से वो निर्भर समझता है कि मैं अपने आप में खुद निर्भर हूँ, कि मैं कुछ भी करूँ, चाहे दोस्त बनाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, तो अपने आप को फ्री महसूस करता है जब वो घर से विद्यालय जाने लगता है। नेता बनने की प्रवृत्ति, अब बताओ नेता बनने की प्रवृत्ति क्या है? बच्चा यह चाहता है खुद ही ग्रुप का नेता हो और कोई ना हो। बच्चा यह चाहता है कि हमारे टोली में जितने बच्चे हैं मैं ही उसका लीडर हूँ, मैं ही उसका नेता बनूँ और कोई नेता और कोई लीडर ना बने। और पांचवा है संग्रह प्रवृत्ति। जैसे यहाँ पर जो है लिखा है, कंचे की गोली को जमीन के अंदर छिपा कर रखना, और ढेर सारी जब इकट्ठा हो जाए, जब ढेर सारी इकट्ठा करने के लिए कंचे की गोली को, बच्चे के दिमाग देखिए, कंचे की गोली को जो है वो जमीन के अंदर छिपा कर रखता है ताकि उस गोली को कोई और चुरा न ले या ले न ले। कंचे की गोली को ढेर इकट्ठा करता है और उसे कोई ले ना सके। अगर उसी कंचे की गोली को इकट्ठा करता है बालक, अगर कहीं छिपाता है, अगर कोई ले लेता है तो उसमें बहुत क्रोधित हो जाता है और झगड़ा भी बहुत करता है। और इसमें देखो छठा है रचनात्मक प्रवृत्ति। कागज के फूल बनाना। रचनात्मक प्रवृत्ति में क्या होता है? कागज के फूल बनाना हो गया, मिट्टी के घर बनाना, कागज की नाव बनाना, बालिकाएं भी जो है कपड़े काट कर डिजाइन वगैरह सब बनाती हैं, इसी को कहते हैं रचनात्मक प्रवृत्ति। और सातवां है हमारा नैतिकता का उदय। बच्चा यह जानने लगता है कि जीव को मारना पाप है। यह इस उम्र में ये विकास हो जाता है उसका कि यह जानता है कि वो बच्चा यह जानने लगता है कि जीव को मारना पाप है, ये गलत है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, ये सब उसको ज्ञान
हो जाता है। इसको कहते हैं नैतिकता का उदय। 8वां है वास्तविकता। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, हेडिंग है हमारी 8वीं, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण। बालक जैसे बचपन में खिलौनों से खेलता था, बालक जब छोटा था वो खिलौने से खेलता था और वो समझता था कि इसमें जीवनवाद, मतलब इसमें इन खिलौनों में भी जीवन है, हमारी तरह ये भी चल फिर सकते हैं, जो है बोल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, खा पी सकते हैं। वो समझता है कि जैसे मैं हूँ, हमारे अंदर प्राण पाए जाते हैं, उसके खिलौनों के अंदर भी प्राण पाए जाते हैं, उसको भी दर्द होता है, ऐसा महसूस करता था उस वक्त में जब वो छोटा था, जब खिलौनों से खेलता था। किसी, अब ये देखो, जीवित प्राणी जिसे हम समझ कर खेलता, जब वो खेलता था, अब बड़े होने पर वह प्लास्टिक का था, लेकिन अब उसी वास्तविकता को, जब उसी वास्तविकता को जान पाता है, लोगों से बताते हैं लोग, और खुद जानकारी जब उसको होती है कि अरे वो जिसको हम खिलौना समझकर समझते थे कि अपने जैसे हमारे अंदर प्राण है, उसके भी अंदर प्राण है, दुख तकलीफ वो भी महसूस कर सकता है। और वो तो प्लास्टिक का था। जब इस वास्तविकता को बच्चे को ज्ञान होता है, तब वो अपने आप ही शर्मा जाता है, ये शर्मा जाता है। और 9वां है हमारा जिज्ञासा सबसे तेज होती है। जिज्ञासा सबसे तेज होती है। जैसे घर में हुआ या बाहर हुआ या स्कूल गया, जिस बच्चे को कुछ जानकारी तो उतना ज़्यादा होती नहीं उस उम्र में, तो पूछताछ करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है कि ये चीज़ क्या है, मैं इसको जानूं कि क्या चीज़ है ये। तो सभी से पूछता है ये क्या है, वो क्या है, कुछ किसी भी वस्तु में या पढ़ाई लिखाई में या कुछ भी हो, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चे में। और 10वीं हेडिंग हमारी निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। जैसे मेले में घूमना, दुकानों को देखना, घूम घूम कर जानकारी करना, सवाल पूछना आदि। मेले में बच्चा गया, दुकानों को देखता है कि अरे बहुत ही अच्छी दुकान लगी है यहाँ पर तो जो है जलेबी मिलती है, समोसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, झूला भी है, सब कुछ देखने में बहुत बिजी रहता है। और घूम घूम कर सब जानकारियाँ जो है मेले में, इधर टहलना उधर टहलना, सब जाकर घूम घूम कर टहल कर सब जानकारी हासिल कर लेता है। जो चीज़ उसको नहीं समझ में आता वो पेरेंट्स के साथ अपने जाता है, माता पिता के साथ या भाई बहन किसी के साथ भी मेला वेला घूमने गया हो, तो जानकारी पूछता कि जो समझ में नहीं आता उसको तो बहुत पूछता है, पापा जी वो क्या है, मम्मी वो क्या है, वहाँ जाने से क्या होता है, वो उस चीज़ खाने से क्या होता है, वो कैसा है, ये सब पूछने में बहुत रुचि रखता है और बहुत पूछता है। इसको कहते हैं निरुद्देश्य की प्रवृत्ति। और 11वां हो गया स्वीकृत पाने की तीव्र इच्छा। लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने की इच्छा, ताकि लोग उसे शाबाशी दें, वाहवाही करें, तारीफ करें आदि। ये सब मनो इच्छा उसकी होती है बच्चे की। और 12वीं है खेलों में रुचि। खेल में जितने पर लोग उसकी तारीफ करें, हाँ जितने, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, जीतने रहेगा यहाँ पर। अगला नंबर जो है वो है 17वां नंबर। 17वां नंबर हेडिंग क्या है, जीवनवाद। जैसे बच्चे को लगता है, इसमें बच्चे को क्या भ्रम होता है, जैसे हट जाओ मेरा घोड़ा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, खिलौनों आदि के जीवित होने का भ्रम होता है। जैसे जो बच्चे के लिए हम खिलौना लाते हैं, बच्चे उस खिलौनों को खेलता है और वो समझता है कि उस खिलौने में जो है हमारे तरह जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से खिलौना भी हमारा है, वो भी चल फिर सकता है, बोल सकता है। उसमें ऐसा लगता है बच्चे को, उस समय ऐसा लगता है कि ये इसमें जो है जीवन है। जैसे बच्चा, ये जो खिलौना है ये मेरे तरीके से, हट जाओ, जैसे कह रहा है कि हट जाओ आप हमारे सामने से, नहीं हमारा घोड़ा आपके ऊपर चढ़ जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि ये घोड़ा जो है मेरा खिलौना जो घोड़ा है, खिलौने वाला जो घोड़ा है ये चलता है, हट जाओ सब लोग नहीं चढ़ जाएगा आपके ऊपर। उसको ये भ्रम होता है कि जो खिलौना है इसमें जो है जीवित होने का, उसको ऐसा लगता है कि ये जीवित है, हमारे खिलौने जीवित होने का भ्रम होता है उस बच्चे को उस अवस्था में, जीवनवाद में, इसीलिए उसको जीवनवाद कहा गया है। और 18वां नंबर जो है हमारा संवेगों का आक्रामक आकृतिकरण। जैसे अचानक बिगड़ जाना या फूट फूट कर रोने लगना। जैसे बच्चा कहीं बाहर खेलने गया है, हम और माँ अंदर हैं या पिताजी अंदर हैं, अब बाहर से खेलता हुआ बच्चा अंदर में आया और फूट फूट कर रोने लगा या अचानक बिगड़ गया, मम्मी से
अचानक बिगड़ गया किसी भी काम को, मम्मी कह रही है और नहीं सुन रहा है, या फिर फूट फूट कर अचानक से रोने लगा बाहर से आकर, तो इसी को कहते हैं कि अचानक संवेगों का आक्रामक आकृतिकरण। और 19वां नंबर हमारा जो है घर के काम में हाथ बटाने की इच्छा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी माँ है, बहन है या दीदी है, कोई भी घर में काम कर रहा है तो उसका भी मन करता है कि हम भी जो है इनकी तरीके से करें। उसको ऐसा लगता है कि हम भी इनके तरीके से बड़े हो गए, जो है हम भी काम कर सकते हैं, तो वो भी इधर उधर कुछ न कुछ काम करने लगता है, उसी में करता रहता है। बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि हम भी सारे काम कर सकते हैं, और किसी काम को ना करने पर अपनी क्षमता, जब बच्चा वो समझता है कि हम भी सबके तरीके से बड़े हो गए हैं और सब लोग जैसे काम कर रहे हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, जब अपनी क्षमता के बाहर की वस्तुओं को या बाहर के काम को वो करने की कोशिश करता है और नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर उसे जो है वहाँ पर उसको शर्म महसूस होती है या छेद महसूस होता है, या छिप जाता है, शर्म की वजह से छिप जाता है। ये कहना जो है एरिक एरिक्सन का कहना है। जैसे बच्चा जो है एक बाल्टी में, जैसे उसके बाहरी क्षमता जो है उतनी नहीं है, जैसे एक बाल्टी पानी लेने मम्मी गई और लेकर वो उठा ले, वही एक बाल्टी पानी को उठाने की कोशिश कर रहा है और नहीं उठा पा रहा है, और सब लोग अगर देख रहे हो तो उसको शर्म लग जाती है। इसीलिए इसको जो है घर के काम काज करने की जो है इच्छा या हाथ बटाने की इच्छा कहते हैं। और अगला नंबर जो है हमारा स्वतंत्रता बनाम हीनता। किसी काम को बच्चे द्वारा कर लेना। जब किसी काम को बच्चे द्वारा कर लेना, या बच्चा जब किसी काम को कर लेता है तो जो है वो स्वतंत्र, उसको ऐसा लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भी सबके तरीके से काम कर सकता हूँ या सब काम कर लेता हूँ, और वही किसी काम को नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर ये हीन भावना महसूस होती है कि मैं इस काम को कैसे नहीं कर पाता हूँ, कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब लोग हमको देख रहे हैं और क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ये सब सोच करके उसको जो है हीन भावना महसूस होती है। और अगला नंबर जो है हमारा शाब्दिक भाषा का उदय। यहीं पर जो है शाब्दिक भाषा का उदय होता है। वहाँ उस बच्चे को आप जो भी छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे शब्द सिखाने की कोशिश करोगे, वो बच्चा धीरे धीरे उस शब्द को, उस वर्ड को सीखने की कोशिश कर लेगा और सीख भी लेता है। जैसे माँ हुआ, मामा हुआ, पापा हुआ, ऐसे शब्द जो है वहाँ पर उसी चीज़ को इसीलिए कहा गया शाब्दिक भाषा का उदय। और 22वां नंबर हमारा जो है लिखने या पढ़ने की शुरुआत करना। इस अवस्था में बालक जो है लिखने और पढ़ने की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे विद्यालय जाने की शुरुआत करते हैं। घर में भी पुस्तक किताबें होती हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत लिखने या पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए लिखने या पढ़ने की शुरुआत इसी अवस्था से हो जाती है बच्चों की। अब अगली हेडिंग जो है हमारी शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशव अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए बच्चों को जो कि उनके लिए लाभप्रद हो या अच्छी हो। तो शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप देखेंगे हम लोग। पहला नंबर जो है खेलों द्वारा शिक्षा। जैसे खेलों द्वारा शिक्षा जैसे हो गया, बच्चे को आम दे दो या आम दे दो, 4-5 आम दे दो और बच्चे को कह दो, बच्चे मतलब बालक को या बच्चे को कह दो कि कितना आम है टोटल करके हमको बताओ। जैसे तो बच्चा बोलेगा कि 1 आम है, 2 आम है या 5 आम है। तो ये मैथ का सवाल के टाइप का हो गया, गिनती सिखाना हो गया। इस तरीके से खेलों द्वारा शिक्षा बच्चे को दी जाती है। और दूसरा हमारा हो गया इंद्रियों द्वारा शिक्षा। मारिया मॉन्टेसरी का कहना है 3 से 7 वर्ष के बालक कच्चे आम को खाने के लिए दें। जैसे हम 3 से 7 वर्ष के बालक हैं और उनको हम जो है कच्चा आम जो है दे दे खाने के लिए और बच्चा खा ले। उसके बाद हम उस बच्चे से पूछते हैं कि आम जो है, कच्चा आम जो खाने को आपको दिए थे वो कैसा था, मीठा था या खट्टा था। तो बच्चा बताएगा ही, जाहिर सी बात है बताए, कुछ न कुछ तो बताएगा कि खट्टा है कि मीठा है। इसी चीज को कहते हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा शिक्षा देना। जब वो स्वाद को बता लेगा, बता पाता है कि नहीं बता पाता है, अगर बता लेगा तो सही है, नहीं बता पाएगा तो हम बताएंगे उसको, लेकिन उस प्रकार की शिक्षा उसको दी जा रही है, मिल तो रही है, इसीलिए इसको इंद्रियों द्वारा शिक्षा कहा जाता है। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा ये कहना है। तीसरा नंबर जो है हमारा कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा। कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा जो है मतलब कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा का मतलब है जैसे
काम काज के द्वारा शिक्षा देना। सामान, जैसे किसी सामान को इधर या उधर ले जाना या ले आना। किसी सामान को जो है, अभी बालक से कोई भी कह दो बेटा ये गिलास या अंदर दे आओ, या गिलास ले आओ बाहर, हमको जाकर पानी पीना है, या फिर ये पेन बेटा वहाँ दे आओ, या ये चम्मच जो है मम्मी को दे आओ या ले आओ। तो ये सब काम जो है कर्मेंद्रियों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और चौथा जो है हमारा साफ सफाई आदि की शिक्षा। इस उम्र में बच्चे को जो है साफ सफाई आदि की शिक्षा दी जाती है। साफ सफाई के बारे में बताना पड़ता है कि साफ सफाई वो किस प्रकार रखे। इस धीरे धीरे वो साफ सफाई के बारे में सीख जाएगा। जिस तरीके से उसको हम बताएंगे, साफ सफाई की जानकारी देंगे, उसी हिसाब से वो भी सीख जाएगा। और पांचवी हेडिंग जो है हमारी अभिवादन या आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा। इसी उम्र में बच्चों को जो है अभिवादन, आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। जैसे बच्चा है, बच्चे से बोलेंगे कि पापा को बेटा नमस्ते कर लो, या दादाजी को पैर छू के जो है नमस्ते कर लो। इसी चीज़ को जो है अभिवादन, आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा कहते हैं। आज जब धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ को करने लगेगा, बड़े से उसको भी ये पता चल जाए कि हाँ हमें बड़ों से नमस्ते करना है, दादाजी के पैर छूकर या दादी जी की जो है पैर छूकर नमस्ते करना है। तो उसको भी धीरे धीरे आदत उस चीज़ की पड़ जाएगी कि उसको भी लगने लगेगा कि हाँ हमसे जो बड़े हैं इनसे हमें अभिवादन या नमस्ते करना है किस प्रकार से, और हमारे जो है छोटे लोगों से किस प्रकार का जो है मेल व्यवहार करना है, छोटे लोगों से क्या कहना है, बड़े लोगों से क्या कहना है, नमस्ते करना है, क्या करना है। इसी चीज़ को जो है अभिवादन, आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा इसी अवस्था में देते हैं बालक को। तो हम इसके आगे देखते हैं। ये है हमारा बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले जो है हम पढ़ लेते हैं बाल्यावस्था के कुछ नाम। बाल्यावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है ये हमने लिखा है, 13 नंबर तक है। पहला है हमारा, बाल्यावस्था को गंदी उम्र के नाम से भी जाना जाता है, टोली की उम्र कहते हैं। तीसरा स्फूर्ति एवं स्फूर्ति की उम्र कहते हैं। चौथा पॉइंट है प्रारंभिक विद्यालय की उम्र। प्रारंभिक विद्यालय की उम्र मतलब है कि स्टार्टिंग में जब छोटा बालक होता है तो स्कूल में जो है आने जाने लगता है, तो प्रारंभिक स्टार्टिंग में जो होता है उसको प्रारंभिक विद्यालय की उम्र कहते हैं। खेलों की उम्र, और बच्चे जब छोटा होता है उसकी उम्र खेलने कूदने की तो होती ही है। और छठवां जीवन का निर्माण काल, और सातवां है निरुद्देश भ्रमण की उम्र, और आठवां है मूर्ति चिंतन की उम्र, नौवां है समलिंगी उम्र, और 10वां है मिथ्या परिपक्वता की उम्र, और 11वां है शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है, 12वां है प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण की उम्र, 13वां है तीव्र जिज्ञासा की उम्र। जिज्ञासा इस उम्र में बहुत ही तीव्र होती है, सब कुछ जानकारियाँ हासिल करने के लिए, उसी को कहते हैं तीव्र जिज्ञासा की उम्र। की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, पहला पॉइंट है हमारा वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है इस अवस्था में शारीरिक विकास जो है अपेक्षा जो एकदम बहुत तेज़ी से चल रहा था उसकी अपेक्षा बहुत धीमा हो जाता है, धीमे गति से जो है विकास होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जो है संचयी काल। संचयी काल 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तेज होता है। संचयी काल में 6 से 9 वर्ष का जब बालक होता है तो इसमें विकास की गति जो है बहुत तेज होती है, तो इसमें हम प्लस प्लस का चिन्ह बनाए हैं। और ये देखो प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाता है। तेज होगी फिर धीम होगी, फिर तेज होगी फिर धीम होगी, आखिरी में जा करके धीमी गति हो जाती है, अपेक्षाकृत धीमी गति हो जाती है, विकास की बहुत धीमी गति हो जाती है। इसलिए इन चिन्हों से हम प्रदर्शित किए हैं इसको। और दूसरा है इसी में जो दूसरा भाग है, क्योंकि 2 भागों में विभाजित है, दूसरा भाग है हमारा परिपाक काल। परिपाक काल क्या होता है? विकास खुद को परिपक्व बनाने के कारण ही धीमा हो जाता है,
जब विकास खुद को परिपक्व बना लेता है तो वो अपने आप ही धीमा हो जाता है, यानी कि धीमे गति से फिर विकास होने लगता है। यहाँ पर इसलिए इस चिन्ह से जो है माइनस चिन्ह से हम जो है इसको प्रदर्शित किए हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा समूह भावना का उदय। समूह भावना का उदय क्या है? सबके साथ रहकर दोस्त का चुनाव करना। सबके साथ, सभी बच्चों के साथ, जैसे अपने टोली के साथ रहता है, सभी बच्चों के साथ रहता है, उसमें दोस्त और फ्रेंड बनाने की जो है, सहेली बनाने की बहुत ही उत्सुकता बनी रहती है। तो समूह भावना का उदय होता है सबके साथ रहकर दोस्त का चुनाव करना। और तीसरा है मित्रता का चयन। बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि वो खुद से निर्भर है। बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि वो खुद से निर्भर है। ये जो है जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है, घर से जब विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ पर सभी बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ता है खोखली मित्रता। मैं तुम्हारे लिए किताब लाऊंगा, पापा ने पैसे नहीं दिए इसलिए किताब नहीं ला सका। जैसे बच्चा विद्यालय में है और एक नया फ्रेंड बनाया, अपना दोस्त बनाया, उससे बोला कि मैं तुम्हारे लिए कल किताब लेके आऊँगा। और घर पर गया, पापा जी से बोला पापा पैसे दे दो। पापा जी ने कहा क्यों? मैं अपने दोस्त के लिए किताब लेके जाऊंगा। तो पापा जी के द्वारा जब पैसा नहीं दिए जाने पर जो है वो नाराज हो गया। कल विद्यालय गया तो बोला मैं तुम्हारे लिए जो है किताब नहीं ला पाया, भूल गया। तो यहाँ पर कहते हैं इसको खोखली मित्रता। और 16वां है हमारा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। खेल में जीतने पर लोग उसकी तारीफ करें। खेलों में रुचि जब बच्चे को होती है तो खेल में जीतने पर लोग उसकी तारीफ करें, इसलिए प्रदर्शन का अच्छी तरह से प्रयोग करता है बच्चा, ताकि मैं अच्छी तरह से सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर खेलूं, ताकि लोग हमारे लिए जो है ताली बजाएं, हमको शाबाशी दें, हमारे लिए खुशी प्रकट करें, जीतने पर तारीफ करें उसकी, ये इच्छा होती है बच्चे की। और 13वीं हेडिंग हमारी बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा। जैसे वहाँ समोसा मिलता है, जैसे घर में पापा जी समोसा लेके आए तो बच्चा बोला कि पापा जी ये कहाँ से लेके आया? बेटा बाजार से लेके आए। पापा जी हमको भी ले चलो, हम भी बाहर की दुनिया देखेंगे, हम भी ये जानना चाहते समोसा कहाँ से मिलता है, ताकि आप ना रहो तो हम खुद जाकर ले आए। यानी कि उसमें भी ये बहुत तीव्र या प्रबल इच्छा होती है कि बाहर की दुनिया को मैं भी देखूं। जैसे पापा जाते हैं, भाई जाते हैं, सब लोग जाते आते हैं बाहर, कैसी है दुनिया, सब लोग जाते हैं, हम भी जाएं, जरा देखें बाहर कैसा क्या होता है, कहाँ से क्या मिलता है। तो ये सब इच्छाएं जो है बच्चे के अंदर बहुत ही तीव्र गति से पाई जाती हैं। ये है हमारा चौथा पॉइंट। 14 पॉइंट, 18 पॉइंट तक हमने लिखा था, तो ये हमारा 13 तक ले पढ़ा, अभी 14 वाला है। 14 वाला क्या है? काम वासना शांत, यानी कि अपने गलत इच्छाओं को रोक कर या दबा कर रखना, शर्म के मारे ना बता पाना या ना बताना या ना जाहिर करना, इसको काम वासना शांत कहते हैं। और 15वां है हमारा खोखली मित्रता, यानी कि मैं भावना का एहसास। एक कक्षा में एक लड़के का अच्छा नंबर आना तो खुद भी उससे ज़्यादा लाने की इच्छा। जैसे चाहे खेल हुआ, चाहे पढ़ाई में, चाहे जिस स्पर्धा या फंक्शन या फिर पार्टिसिपेट करता है, इन पार्टिसिपेट नहीं, जैसे कोई प्रोग्राम हुआ स्कूल में, अगर बच्चा है उससे बेहतर अगर अगला कर ले रहा है, जैसे पढ़ाई हो गई, पढ़ाई में उस बच्चे से ज़्यादा उस बच्चे का नंबर आ गया और वो पास हो गया और ये फेल हो गया, यहाँ पर या तो नंबर इसका कम आया, तो यहाँ पर जो है ये सोचेगा कि वो मेरे से ज़्यादा नंबर पाया जो है और मैं उससे क्यों कम पाया। तो ये इच्छा जाहिर होगी उसके मन में, जो है ये उत्सुकता होगी कि मैं भी उससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा अगली बार। यहाँ पर ये भावना प्रतिस्पर्धा की दर्शाती है। और हमारा जो है 17वीं हेडिंग है हीन भावना का शिकार। बच्चा हीन भावना का शिकार कब होता है? मोहन पास हो गया और ये पास ना हो सका इसलिए दुखी है। जैसे विद्यालय में 2 बालक हैं, बच्चे का जो है दोस्त का नाम जो है मोहन है, और मोहन स्कूल पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, वो पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया, और ये फेल हो गया। तो यहाँ बच्चे के अंदर हीन भावना का शिकार, यानी कि हीन भावना उत्पन्न होती है कि वो पास हो गया और मैं फेल हो गया।
इसीलिए इसको हीन भावना का शिकार कहते हैं। इस हेडिंग को जो है हीन भावना का शिकार कहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ में कामयाबी ना हासिल कर पाना, दूसरा उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है और ये उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए इसके अंदर हीन भावना जो है उत्पन्न हुई। और 18वां वाला औपचारिक शिक्षा प्रारंभ। ये शिक्षा विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय आदि, इसे हम योजनाबद्ध शिक्षा कह सकते हैं। योजनाबद्ध शिक्षा कह सकते हैं। यहाँ औपचारिक शिक्षा का मतलब ये है, ये शिक्षा विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय आदि कहीं भी दी जा सकती है। ये शिक्षा मतलब सीमित होती है। औपचारिक शिक्षा ये विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, ये शिक्षा यही सब में दी जा सकती है, इसलिए इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और वहीं अनौपचारिक शिक्षा हमने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि औपचारिक अनौपचारिक में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, इसलिए औपचारिक और अनौपचारिक हमने दोनों लिखा है कि औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है। तो अनौपचारिक देखेंगे, सभी दशा एवं परिस्थितियों में दी जाने वाली शिक्षा। इसमें कोई स्थान, पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता। इसमें कोई स्थान, पाठ्यक्रम, विषय निर्धारित नहीं होता है। यह अनुभव द्वारा शिक्षा कही जा सकती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है कहीं भी दी जा सकती है, किसी भी दशा में, इसलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें कोई स्थान, कोई चर्च, कोई विद्यालय, कोई पुस्तकालय निर्धारित नहीं है। ये शिक्षा कहीं भी हम दे सकते हैं बच्चे को। और औपचारिक शिक्षा में सब चीज़ निर्धारित होता है कि कहाँ पर शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। यही अंतर है अनौपचारिक और औपचारिक में। शिक्षा का स्वरूप देखेंगे हम। शिक्षा का स्वरूप, पहली हेडिंग हमारी शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर ध्यान देना। शिक्षा का स्वरूप हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है या पढ़ाई लिखाई में है, तो वो किस तरीके से क्या चीज़ हासिल कर रहा है, क्या चीज़ पढ़ लिख रहा है, उसका कैसा विकास हो रहा है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर ध्यान देना, बच्चे के ऊपर विशेष करके ध्यान देना, यही शिक्षा का स्वरूप कहलाता है। और दूसरी हेडिंग हमारी जिज्ञासा की प्रबलता एवं संतुष्टि। अगर बच्चे के अंदर किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, वो पूछताछ कर रहा है आपसे, तो यकीनन उसे उस चीज़ को समझाएं और बताया जाए, ताकि उसके मन के भाव को, उसके भाव को संतुष्ट किया जा सके, उसके विचारों को जो है संतुष्टि मिले कि हाँ ये चीज़ क्या है, वो आपकी बातों से जो है संतुष्ट हो सके। इस तरीके से आप उस चीज़ को बताएं बच्चे को। और तीसरा है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में भी काफ़ी रुचि लेता है बच्चा, रखता है। इंद्रियों का उचित विकास। और पांचवा है भाषा विकास पर ध्यान। आप भाषा विकास पर भी विशेष करके बच्चों का ध्यान दें। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा विद्यालय से घर पर गया, एक बार क्या हुआ कि बच्चा विद्यालय से घर पर गया और वो माँ गई नाश्ता वास्ता लेने अंदर, और वो बैठा है और वहाँ पर एक कागज में लिखा था, एक कागज में लिखा था, और वो घटना कॉमेडी वाली थी। वो तुतला कर वैसे पढ़ रहा था बैठकर वहीं चेयर पर। तो उसकी माँ आई, अंदर में कुछ करने लगी, तो काफ़ी देर से सुन रही थी। नाश्ता वास्ता लेने गई थी, कुछ भी करने गई थी, तो वो काफ़ी देर से सुन रही थी। तो अपने बच्चे को आकर एक झापड़ कस के लगा दी। अब ये भी नहीं पूछा कि तुम तुतला कर क्यों बोल रही हो, ये पूछना चाहिए था बच्चे से। एक झपड़ा का लगा, जो रोने लगा, कहा मम्मी मुझे मारी क्यों। तो बच्चे ये क्या तुतला कर तुम बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो मम्मी पहले पूछना चाहिए था, ये मेरे स्कूल से कॉमेडी हो रही है, तो हमको ये पार्ट मिला है, तो इसलिए मैं इसका रिहर्सल कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को जो है ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर पर बच्चा जो डेली कैसे बोलता है, अगर अचानक ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बस तुरंत शुरू हो जाओ जानकारी ले करके। हमारे कहने का मतलब है अपने बच्चों का विकास इस तरीके से विकास पर ध्यान दीजिए कि कोई कमी ना रहे हर लाइन में। और संचय प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और सातवां है संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना। सामाजिक गुणों का विकास करना। सामाजिक गुणों का विकास करना, सामाजिक तौर तरीके भी सिखाना। जैसे समाज में निकलता है, तो जैसे बड़े लोग हैं, अब उनका नाम लेकर, किसी का नाम लेकर बुलाने लगे, तो उतने बड़े हैं, उनका नाम लेकर अगर बच्चा बुलाता है, तो बताइए संस्कार पर लोग उंगली उठाएंगे कि उनका बेटा जो है सामाजिक तौर तरीके नहीं जानता, बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता। ये सब जो है बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इस पर विशेष जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। और सामूहिक प्रवृत्ति, नैतिक मूल्यों का विकास। नवा है हमारा सामूहिक प्रवृत्ति और नैतिक मूल्यों का
विकास। तो हम आगे हेडिंग देखते हैं, वो है हमारा जो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो है 6 से 9 वर्ष तक। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से माना है इस अवस्था की उम्र को। तो हमने लिखा है जिस अवस्था की उम्र को वो किसी वैज्ञानिक के अनुसार नहीं लिखा है, जो लिखा था नॉर्मली वो ही लिखा है। वैज्ञानिक के अनुसार आगे बताएंगे। ये डेली क्लास उपलब्ध कराई जाएगी आपको। तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ये अवस्था एवं एज या उम्र, इसमें हम दर्शाए हैं, लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो शैशव अवस्था की उम्र जो है कुछ वैज्ञानिकों ने 0 से 5 माना है और कुछ ने 5 से 6 वर्ष माना है। और बाल्यावस्था का जो है 6 से 12 वर्ष माना है और पूर्व बाल्यावस्था का 6 से 9 वर्ष माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था का 10 से 12 वर्ष माना गया है और किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष माना गया है। वहीं पूर्व किशोरावस्था को 13 से 16 वर्ष माना गया है और उत्तर किशोरावस्था को 16 से 18 वर्ष माना गया है। और प्रौढ़ अवस्था जो है, प्रौढ़ वृद्धा अवस्था, या चाहे प्रौढ़ कहो चाहे वृद्धावस्था कहो, दोनों एक ही है। 18 से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जो है प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हमारा पूर्व बाल्यावस्था के 6 से 9 वर्ष के बीच में जो बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि जो है इनको कहाँ अपना जो है अच्छा बुरा, किस बात से अच्छा लगता है इनको, किस बात से बुरा लगता है, ये सब जानकारी उन्हें अनुभव ये हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, क्योंकि जो बात उनको बुरा लगती है उस वजह से वो नाराज होते हैं और जो बात अच्छी लगती है उस वजह से खुश होते हैं। ये अनुभव उनको इस उम्र में हो जाता है। आपस में झगड़े की प्रवृत्ति, अगर किसी बात से वो गुस्सा हो गई या किसी ने उनको कोई बात बोल दिया, उनको जो है अच्छा नहीं लगा, उस वजह से वो झगड़ा भी कर लेते हैं। और तीसरा जो है अभिभावक के निर्देशों को इनकार कर देना। किसी बालक जो है किसी के बात से जो है नाराज है और अभिभावक या माता पिता अगर नाराज है, किसी माता पिता कोई बच्चे से कहते हैं तो वो गुस्से में तुरंत इनकार कर जाता है कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, कोई भी काम हो या कोई भी बात हो तो इनकार कर देता है। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना, अच्छा इस उम्र में जो है सहानुभूति, दूसरों के प्रति जो है सहयोग की भावना, मदद की भावना बहुत होती है। इस उम्र में सहानुभूति की भावना होती है। जैसे किसी को किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो बालक सबसे आगे आएगा कि जो है लाओ इसकी मदद कर दे। इस उम्र में ये सब जो है ये भावना बहुत ही प्रबल होती है। और सहानुभूति, दिलासा देना किसी को, जैसे कोई कष्ट में है या कोई संकट में है, किसी को जो है सांत्वना देना, दिलासा देना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसको सहानुभूति कहते हैं। और जो है इस उम्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है किसी चीज़ को जानने की इच्छा ज़्यादा होती है इसमें। जैसे किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा जो ज़्यादा होती है उसी को जिज्ञासा की प्रवृत्ति कहते हैं। वहीं पर आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को 10 से 12 वर्ष माना गया है। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे बड़े लोग जब बच्चे को कोई भी काम बताते हैं या फिर कोई राय देते हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए कोई भी सफलता के लिए कोई किसी भी कंडीशन में जो राय देते हैं वो उस पर भी जो है बच्चा जो है उस चीज़ को मानता है, उस चीज़ को सोचता है और उनके सुझाव को जो है मान लेता है और स्वीकार कर लेता है। और दूसरा हमारा जो है प्रतियोगिता की भावना का विकास। प्रतियोगिता की भावना का विकास क्या है कि जैसे उसमें ये होता है कि जैसे दो बालक हैं आपस में, कोई भी प्रतियोगिता स्कूल में हो या फंक्शन हो, कहीं भी हो, स्कूल में प्रतियोगिता मान लीजिए, तो प्रतियोगिता रखा गया है। अब उसमें कंपटीशन ये है कि उस बालक से अधिक हम प्रतियोगिता में जो है सफल हो जाएं, हम सबसे ज़्यादा मेहनत करके सफल हो जाए। जो है प्रतियोगिता की भावना ज़्यादा विकसित होती है। सहानुभूति की भावना,
अभी बताए दूसरे को जो है किसी भी संकट में या कुछ भी हो तो अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर इंसान सांत्वना देता है या सहानुभूति की मैं हूँ, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी जो है मदद कर देता हूँ और ना हो तो मैं अपने अलग से जो है कुछ भी मदद जो भी ज़रूरत हो आपकी मैं करूँगा। ये सब सहानुभूति दर्शाता है। इसी को सहानुभूति की भावना का विकास कहते हैं। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति, जैसे अब एक बालक है दूसरे बालक को देख करके वो पक्षपात या भेदभाव करता है कि ये जो है हम ये हमारे साथ ना रहे या फिर ये हमारे घर क्यों आए हैं, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं, ये सब जो है ये सब कंडीशन है जो बालकों में पक्षपात या भेदभावना की प्रवृत्ति आ जाती है या होती है, विकास हो जाता है। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास। अब बालकों में अगर कोई भी बाहरी हो या घर का हो, अगर बालक को कोई भी चीज़ इंसान बोलता है और उससे बुरा लगता है तो वो जवाब भी दे देता है। उसको पता है कि क्या अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बुरा लग रहा है, ये सब विकास हो चुका होता है। तो जब उसे किसी बात का कड़वा है, कोई बात कड़वी बोली जाती है तो वो जवाब भी दे देता है। इस उम्र में इसका विकास भी हो जाता है।